परीक्षा दृष्टि रिवीजन सीरीज में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे थे जिससे कि परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। तो इसमें अब अगला देखेंगे कि मौर्य काल में जो अध्यक्ष मंत्रियों का जो निरीक्षण करने के जो अधिकारी होते थे, तो उनकी संख्या अर्थशास्त्र में 27 थी। तो इसमें से ये प्रश्न बन जाता है कि कौन क्या काम करता था। तो सुरह अध्यक्ष जो था वो आबकारी विभाग का अध्यक्ष था। और मुद्रा अध्यक्ष नाम से ही लग रहा है राजकीय चिन्ह और मुद्रा तथा पासपोर्ट से संबंधित काम करता था। और शुल्का अध्यक्ष की बात करें तो ये राजकीय धन जुर्माने से संबंधित अधिकारी था। लक्षणाध्यक्ष ये टकसाल का अध्यक्ष था। कोषाध्यक्ष राजकीय कोष या खजाने का प्रमुख अधिकारी। लौहाध्यक्ष ये लौह विभाग देखता था। और अकाराध्यक्ष ये खानों का अध्यक्ष था। अगला हम बात करेंगे सीताध्यक्ष ये राजकीय भूमि देखता था। सूत्राध्यक्ष ये कताई बुनाई व सूत का अध्यक्ष था। कोष्ठागार अध्यक्ष ये कोष्ठागार का अध्यक्ष था। स्वर्णाध्यक्ष ये भी कोष्ठागार का अध्यक्ष था। लवणा अध्यक्ष ये लवण मतलब नमक, ऐसे कुछ अपना दिमाग लगा लीजिए याद करने के लिए। संस्था अध्यक्ष व्यापार संबंध। और गणिका अध्यक्ष जो गणिकाएँ थी वेश्याएँ थी उनका निरीक्षण करता था। और जो पत्तनाध्यक्ष पत्तन मीन्स बंदरगाह का अधिकारी। ध्रुताध्यक्ष ये जुआ का निरीक्षण करता था। नवाध्यक्ष ये पशु निरीक्षक करता था। नौका अध्यक्ष ये जलमार्ग के यातायात का अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष ये चारागाहों का अध्यक्ष। और बंधनगारा अध्यक्ष ये जेल विभाग का अध्यक्ष। सूना अध्यक्ष कसाई खाने का अध्यक्ष। माना अध्यक्ष समय तथा स्थान का निर्णय करने वाला अध्यक्ष। वर्णाध्यक्ष ये राजकीय व्यवसाय का अध्यक्ष। इसमें सिर्फ आपको याद करने की चीज़ें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ें नहीं हैं। कुन्याध्यक्ष वनों से संबंधित कार्यों का अध्यक्ष। आयुधाध्यक्ष ये अस्त्र शस्त्र के निर्माण व कारखानों का अध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष नाप तौल। सैन्य विभाग अध्यक्ष ये अश्व रथ और जो पदाति तथा गत सेना के विविध अध्यक्ष होते थे। अब हम देखेंगे मौर्यकालीन जो तीर्थ स्थल थे, सबसे उच्च अधिकारी स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। और इनकी संख्या की बात करें तो ये 18 थी। इससे भी प्रश्न बन जाते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। टर्मिनोलॉजी से प्रश्न ज़्यादा इस टॉपिक से बनते हैं मौर्य और मौर्योत्तर में। मंत्री ये प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। सन्निधाता कई बार बना है, सन्निधाता समाहर्ता ये राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था, इस मतलब कोषाध्यक्ष। और समाहर्ता राजस्व विभाग का जो अधिकारी होता था। और वित्त मंत्री एक तरीके का उसे कहा जाता था समाहर्ता। युवराज ये तो पता होगा, राजा का उत्तराधिकारी। सेनापति ये सेना अध्यक्ष सर्वोच्च सेना कमांडर। और नायक की बात करें तो ये सेना का संचालक होता था। व्यवहारिक बहुत बार ये प्रश्न बना है। दीवानी न्यायालय का अधिकारी या न्यायाधीश। प्रदेष्टा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसे कहा जाता था प्रदेष्टा। दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश व्यवहारिक। अब फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश था उसे कहा जाता था प्रदेष्टा। मंत्री परिषद अध्यक्ष किसे कहा जाता था? मंत्री परिषद का अध्यक्ष। कार्मांतिक ये उद्योग धंधे का प्रधान होता था। प्रशस्ता मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। दंडपाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला अधिकारी। दुर्गपाल देश के भीतर जो दुर्गों का प्रबंधक करता था उसे कहा जाता था दुर्गपाल। अंतपाल ये सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक था उसे अंतपाल कहा जाता था। नागरक नगर का सर्वोच्च अधिकारी। अंतर्वर्षिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट
और ये सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। दवारिक राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला। आठवीं वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। ये जो दो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला हम देखेंगे जो कर प्रणाली थी, इससे प्रश्न बन जाते हैं। तो दुर्ग कैसा कर था? ये दंड, मणिकर, मदिरायल, कारागार, मंदिर से होने वाली आय पर ये टैक्स लगता था। राष्ट्र कैसा टैक्स था? बलि, वणिक कर, नाव कर, पत्तन कर, चारागाह कर, सड़क कर से होने वाली आय पर लगता था। सीता कई बार प्रश्न बना है। राजकीय भूमि से वसूल किया जाने वाला भू राजस्व। भाग, बलि, वृष्टि, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यही पूछ लिया जाता है कि है क्या? ये टैक्स है। भाग कहाँ लगता था? निजी भूमि से जो वसूल किया जाने वाला भू राजस्व था, और राजस्व का ये मुख्य साधन था, और अशोक के अभिलेखों में ये उल्लिखित कर भी है। बलि क्या होती थी? ये धार्मिक, नाम से ही लग रहा है, धार्मिक भेंट के रूप में किया जाने वाला कर। वृष्टि बेगार के रूप में लिया जाने वाला कर। और कर क्या होता था? ये कर की बात करें तो ये बागानों से प्राप्त होने वाली फूलों व फलों की उपज का एक भाग था। हिरण्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नगद रूप में लिया जाने वाला कर। प्रलय, ये संकट काल में लिया जाने वाला प्रीतिदान या मौर्यों द्वारा किए जाने वाले दो नए प्रयोगों में से पहला। पिंड कर, कई पिंडों पर सामूहिक रूप, पिंड मीन्स गांव, लगाए जाने वाला कर होता था। अब मौर्यों द्वारा दिए जाने वाले दो नए प्रयोगों में से ये दूसरा था। पहला था प्रलय, दूसरा था पिंड। पथकर की बात करें तो ये समाहर्ता द्वारा गांव से वसूला जाने वाला अतिरिक्त कर। कोष्ठयक की बात करें तो ये सरकारी जलाशयों के नीचे की भूमि पर लगाए जाने वाला कर था। पारसों की बात करें तो ये व्यापारी को ज़्यादा लाभ होने पर लिया जाने वाला कर था, मतलब व्यापारी से लिया जाता था ये कर। ब्याज भी व्यापार कर था। वित्तीय, पशुओं की रक्षा के बदले लिया जाने वाला कर था। परिहीनक की बात करें तो राजकीय भूमि में पशुहानि करने पर लिया जाने वाला हर्जाना था। पशुहानि अगर कोई करता है तो उस पर हर्जाना लगता था। सेना भक्तम, सेना के गुजरने वाले क्षेत्रों के निवासियों से लिया जाने वाला सेना कर था। रज्जु की बात करें तो ये भूमि के नाप के समय लिया जाने वाला कर था। निष्क्रमय की बात करें तो ये निर्यात कर था। शुल्क कहता था तो ये सीमा कर व पथ कर था। अगला हम देखेंगे ये जो दास होते थे उसके बारे में देखेंगे कि दास कैसे होते थे, जैसे उदरदास, इससे भी प्रश्न बन जाते हैं। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा थी ही नहीं, परंतु कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो चलिए वो 9 प्रकार देख लेते हैं जल्दी से। ध्वजा क्या होता था? युद्ध में जीता हुआ दास। उदर मीन्स पेट होता है तो ये पेट का दास। गृहजात, गृह मतलब घर, तो घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास। दायागत, ये पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास। ये है क्या? ये भी देखते रहिए, कभी आगे आए प्रश्न कि दायागात क्या है, तो ये एक तरीके का दास है। लब्ध क्या है? दान में प्राप्त हुआ दास। क्रीत, ये क्रय किया हुआ दास। आत्मविक्रमयी, ये स्वयं को बेचने वाला दास। अहितक, ये ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास। दंड प्रणीत, दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास। ये अशोक कालीन जो गुफाएं थी उसके बारे में प्रश्न बन जाते हैं। तो बिहार में गया जिले के अंतर्गत बराबर की पहाड़ियों में ऐसी गुफाएं बनाई गई जहां से अशोक के शिला अभिलेख भी मिले हैं। पहली गुफा की बात करें तो ये क्या थी? न्योग्रोत गुहा या सुदामा गुहा, मतलब गुफा, अशोक के 12वें वर्ष की बात है ये। दूसरी क्या थी? विश्व झोपड़ी गुफा, ये भी 12वें वर्ष के बाद आजीविकों को दी गई। तीसरी कर्ण चौपड़, ये 19वें शासनकाल में सन्यासियों को बाढ़ से सुरक्षा के उद्देश्य से दी गई। गुफाओं के निर्माण शैली की बात करें तो ये बौद्ध शैली से मिलता जुलता है।
बाद में अशोक के पुत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी की पहाड़ियों में 3 गुफाएं बनाकर आजीविकों को दान दे दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दिया करिए और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, सकारात्मक रहिए। जैसे सब दिन चले जाते हैं वैसे ये भी चला जाएगा।